नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन लास्ट वीडियो के अंदर आपके चौथे अध्याय के अंदर बातचीत कर रहे थे और आपका जो चौथा अध्याय है उसका नाम क्या बताती है, किताबें और खबरों से संबंधित अपन ने बातचीत की थी। चलिए अपन चल लेते हैं अपने। हाँ, यहाँ बातचीत कर रहे थे कि ब्रह्मगिरी जो स्थान है वहां से अपने को एक ऐसी खबर मिली है जहाँ से 32 सोने के मतलब मन के और शंख पाए गए, और ये हमारे को की जानकारी देते हैं कि वहां रहने वाले लोग जो थे वो अमीर और गरीब रहते होंगे। देखो कि भाई उसकी कब्र से आपको 33 सोने की मन के मिले, तो मतलब मन के मतलब मणिये मिले हैं, ठीक है ना, शंख मिले हैं, इसका मतलब वो कोई अमीर आदमी रहा होगा। और बाकी जो अमूमन जो भी अपने को कब्रें मिलती है उनके अंदर ऐसी चीजें अपने को देखने को नहीं मिलती। ठीक है, आगे देखो। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति और भिन्नता को दर्शाता है। बिल्कुल आगे देखो, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, और ये वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक परिवार के लोगों को एक ही साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो जहाँ वो दफनाते तो वहां पे ऐसी कोई चीज रखते थे कि मतलब इस परिवार के लोग को यहाँ दफनाया गया है, तो वापस उसके पीछे जो लोग होते थे उनको भी उसी जगह दफनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यह एक गांव है, उसकी कहानी है इमाम गांव। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13। ठीक है, मानचित्र 2 जो पृष्ठ संख्या 13 पे दिया हुआ, उसके अंदर जो आपका इनाम गांव है ये ढूंढो। आपका जो इनाम गांव है ये है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और ये भीमा की सहायक नदी, एक नदी है जिसका नाम है भीमा। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी भीमा नदी बहती है, और भीमा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़। क्या नाम है? घोड़। भीमा की सहायक नदी उसका नाम है घोड़। और जो आपका मुख्य नदी है, जो आपकी मुख्य नदी है, इसका नाम है भीमा। ये है भीमा नदी। और इस भीमा नदी और घोड़ नदी के सहायक स्थान पर आपका जो गांव बना हुआ है वो बना हुआ है इनाम गांव। ठीक है, और इनाम गांव कहाँ पे है? तो आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, यानी आज से 3600 या 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। वयस्क का मतलब होता है थोड़े, जो वयस्क लोग होते हैं ना, एक तो मतलब जवान लोग होते हैं वो, ठीक है ना, लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था, और इसमें विशेषता ये कि यहाँ एक गड्ढा खोद दिया जाता था और उसके अंदर उसको सीधा लेटा करके ऊपर रेत दी डाल जा मरने के बाद उसके ऊपर रेत डाल दी जाती थी, और उसका सिर जो था वो उत्तर की ओर होता था। कौन सी दिशा में होता था? उत्तर दिशा की ओर होता था, तो पैर ऑटोमेटिकली दक्षिण दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो वो भी उनके साथ में दफनाए जाते थे या शव के पास में रख दिए जाते थे। और जो शव क्या होता है, मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है उसको शव कहा जाता है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा बस्ती के बीच में बचा ये है गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है ना, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शव होगा? अपने जुड़ाव का कारण बताओ। बिल्कुल, वो बीचों बीच गांव में अगर दफनाया गया है तो मेरे को लगता है कोई सरदार वगैरह या उस जमाने का कोई सेठ वगैरह होगा, इसलिए उसको वही दफना दिया गया था। आगे देखो। हम्म क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन? देखो, छोटे आकारों के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? देखो, कंकाल क्या चीज होती है?
कोई व्यक्ति मरने के बाद में जो पीछे हड्डियां रहती है ना, वो हड्डियां जो रहती है उसको बोलते हैं कंकाल। मैं वैसे आपको चित्र बता दूंगा कंकाल का कि कंकाल होता क्या है। बिल्कुल आपको चित्र बताना ही चाहिए क्योंकि चित्र से आपको अच्छी जानकारी मिलती है। चलो मैं चित्र बताने का प्रयास करता हूँ आपको। कंकाल, ये जो चीज है ना, ये सारे के सारे कंकाल है। ये इस तरीके का, ये इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं कंकाल। ठीक है ना। ओके। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। बिल्कुल। अब ये कंकाल तो मिले, लेकिन इनमें पहचान कैसे करें कि भाई ये आदमी का है या फिर स्त्री का है। ठीक है ना, पुरुष का है या फिर स्त्री का है। ठीक है ना। तो उसमें अगर गहने मिलते हैं तो इस पे अंदाजा लगा लिया जाता था कि ये कंकाल तंत्र जो है वो महिला का है। ठीक है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश पुरुष पुरुषों से बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वेद हुए थे। कौन हुए थे? एक व्यक्ति था आज से 2000 साल पहले जिसका नाम था चरक। ठीक है ना। और वो एक प्रसिद्ध वेद थे। वेद का मतलब है डॉक्टर। ठीक है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी। चरक संहिता उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है ना। और चिकित्सा शास्त्र के ऊपर, और वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है और यह है आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, स्त्रियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो ध्यान रखना, वर्तमान में मनुष्य के शरीर के अंदर हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है, लेकिन जो चरक संहिता जो आपकी किताब है इसके अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो 360 है। और ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चरक। ठीक है। और इन्होंने 2000 साल पहले लिखी। वापस इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातात्विक विदों को गेहूं, ये जो इनाम गांव आपके महाराष्ट्र वाला है, जो कौन सी नदी के किनारे बताओ रे? अभी तो बताया था वो नदी। ठीक है ना। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खहरवा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर के अलावा जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरिया एक तरह की जाती थी। एक प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधे की सूची बढ़ोगे तो ऊपर आपको ये सारी दे रखी है, तो आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब ये अन्यत्र के अंदर अपन देखते हैं, और अन्यत्र जो अपने को देखा था वो बहुत अच्छी चीजें बताता है। एटलस में चीन को देखो। चीन अपने भारत के ऊपर ही बना एक पड़ोसी देश है, और यहाँ चीन के अंदर आज से 3500 साल पहले यानी 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला की सबसे पुराने उदाहरण की इसके अंदर बातचीत करने वाले हैं। यहाँ आपको जो चित्र दिख रहा है ये वाला, ये जो चित्र है वो एक हड्डी पर लिखी गई जानकारी है। हड्डी में समझते हो, हड्डी होती है ना, हड्डी मरे हुए व्यक्ति की हो चाहे मरे हुए जानवर की हो, उस हड्डी के ऊपर ये चीजें लिखी हुई है सारी की सारी। ये तो हड्डी पर लिखने की जो परंपरा थी वो चीन की सभ्यता में थी। और अब देखो, ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया चित्र है, और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था या कहा जाता है। देखो, ये हड्डियों पर कुछ चीजें लिखते थे, फिर इनसे भविष्य पता करते थे। कैसे करते थे? देखो, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती। वहां पे ये लोग मानते थे कि अगर अपन हड्डी के ऊपर लिखेंगे तो ये भविष्य बताएगी। कैसे बताएगी? राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करते
की कोशिश करते थे। जैसे देखो कि इसके अंदर ये दरार आ रखी है, यहाँ से जहां जहां तक दरार पहुंच गई है इसका मतलब हाँ इनका भविष्य है वो बिल्कुल सही होने वाला, और जहां दरार नहीं पहुंची इसका मतलब वो चीज इनके साथ में नहीं होने वाली। तो देख लो किस तरीके से हड्डियों के ऊपर चीजें लिखते थे, लिखने के बाद जिसको जो इच्छा होती थी वो उस हड्डी के ऊपर लिख के उसको आग के अंदर रख दिया जाता था। फिर आग की गर्मी से वो हड्डी चटक जाती थी और उसमें दरार आ जाती थी। दरार का मतलब है उसके अंदर टेढ़ टेढ़ आ जाती थी, ठीक है ना। फिर उसका भविष्य लगाया जाता था। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा भविष्य होता होगा, और कई बार ये भविष्य गलत भी होता होगा, ठीक है ना। आगे देखो, ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इनमें से जिनमें से बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में कोई एक फर्क बताओ। देखो ऋग्वेद के जो राजा थे वो धन दौलत इकट्ठा करने पर कोई ध्यान नहीं देते थे, वो बिल्कुल सामान्य लोग थे। और लेकिन यहाँ जो राजा थे वो एक उच्च श्रेणी के राजा थे, उच्च कोटि के राजा थे, ठीक है ना। उसके बाद में आपके प्रश्न आगे आओ याद करें, ठीक है। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण तिथियों वाले आप लिख लेना कि वेदों की रचना कब प्रारंभ हुई, आज से 35 साल पहले। महापाषाण का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास आज से 3600 से 2700 साल पहले। चरक संहिता कब लिखी गई, 2000 साल पहले, ठीक है। उसके बाद में आपका पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न के अंदर, सूक्त क्या होता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया, ठीक है। ये और रथ क्या होता है, युद्ध में प्रयोग किया जाता था रथ आपके। यज्ञ क्या होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है। और दास क्या होता है, दास गुलाम होता है। और महापाषाण यानी सजाए गए पत्थर, ठीक है। उसके बाद में दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दस्यु शब्द गुलाम के लिए, सॉरी गुलाम के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, या ठीक है ना। गुलाम जो है, गुलाम शब्द है, उसके लिए दास शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। महापाषाण पाए गए, महापाषाण कहाँ पाए गए थे भाई साहब, 3300 साल पहले, 3000 साल पहले महापाषाण पाए जाते हैं। जमीन पर गोले लगाकर कहे गए पत्थर पर पत्थर या चट्टान का काम करते थे। और हॉट पोल का इस्तेमाल उसके अंदर जाने के लिए किया जाता था, कब्र के अंदर जाने के लिए होता था। कब्र कब्र अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये और इनाम गांव के लोग क्या खाते थे, जो गेहूं बाजरा, सारी। और ये क्या है, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे। ये कब्र जो देखी थी ना, वो कब्र वाले में है ये प्रश्न आपका। हाँ ये रहा। कब्र बनाने का काम करते थे, जमीन पर गोले लगाए गए पत्थर या चट्टान कब्र बनाने का काम करते थे, ठीक है ना। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस तरीके से भिन्न है, तो इस पे आप लोग चर्चाएं कर सकते हैं आपसे कि किस तरीके से भिन्न है या किस तरीके से होता था। क्योंकि उसमें वैदिक संस्कृत होती थी, वर्तमान में आपकी हिंदी भाषा है। पुरातात्विक कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो चीजें प्राप्त होती है उससे अपन पता लगाते हैं कि वो लोग कितने अमीर थे या कितने गरीब थे। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है, बताओ। राजा और दास के जीवन में कितना फर्क होगा, क्या क्या चीजों का फर्क होगा, वो आप बता सकते हैं इसमें। और आगे कुछ नहीं, आगे अपना 5वां अध्याय है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे राजा राजा के राज्य और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, तब तक जय हिंद। अगर अभी तक आपने इसके 3 क्लासों के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने
सारी वीडियो डाल दी है। और यहाँ ऊपर वीडियो के अंदर आई बटन करके लिखा हुआ आ रहा होगा, आई करके ऐसे बना हुआ आता है, वहां पर जाके आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा। मैंने सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है, डायरेक्ट वहां पे क्लिक। जैसे मैं कोई भी वीडियो ओपन करके आपको बताता हूँ, जैसे हम्म देखो मैं यहाँ पे अपना बताता हूँ, बहुत स्लो चल रहा है नेट। जैसे ही आप जाओगे इसके अंदर, ठीक है ना, ये इसके अंदर क्लिक किया, जैसे ये क्लास आपकी ओपन होगी ना, ओपन होने के बाद में और यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ऐसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये देखो ये आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हो, यहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको पहली क्लास में, ठीक है ना। ओके।